Just like little about history of Ramdev Misra, known as father of ecology in India. Then we covered introduction of ecology and EVS, career options, scopes. In our very previous class, we also discussed major biomes and the distribution of biomes, how they are distributed with respect to annual temperature and precipitation. There has been very nice and inspiring comments from your sides that you understood it very well. There were many comments that initially we used to face problem in this topic, but now everything is crystal clear. So I would like to thank each and every one of you who has inspired me to cover that topic and made me to post a video for you. We will be moving ahead with more energy and more progress. Hopefully we will be learning everything so well. If it's about today, then today we are going to cover physicochemical or abiotic components and response of organisms. You have to cover this topic from your NCERT. If I'm talking about the old NCERT book, then it's covered on page number 221 to 223. And we will be seeing how the things are regulated in a habitat. What are the key elements that are leading to so much variation in physical and chemical conditions of different habitats. देखो, जिस भी हैबिटेट को ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई करते हैं वहां पे बहुत सारे की रेगुलेटरी एलिमेंट्स और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को उस हैबिटेट में सर्वाइवल मिलता है या वो उस हैबिटेट में खुद को अडेप्ट कर पाते हैं. और ऐसे कंपोनेंट्स की हम अगर बात करें तो सबसे मेजर कंपोनेंट्स या मेन कंपोनेंट्स दैट कंस्टिट्यूट अवर एनवायरनमेंट, दे आर एबायोटिक एंड बायोटिक. अगर इन दो कंपोनेंट्स की हम बात करें तो समझ लो कि पूरा एनवायरनमेंट आ गया. ऑल द लिंकेज, इंटरलिंकेज, इंटर रिलेशनशिप्स, ऑल द प्रोसेसेस, ऑल द इंडिविजुअल रोल्स, सब एवरीथिंग गेट्स कवर्ड. उन्हीं एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात हम आज करेंगे जिनको हम फिजिको केमिकल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं. एंड ऑर्गेनिजम्स उससे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे. एंड फर्दर नेक्स्ट सेशन में हम उसके साथ डिटेल में डील करेंगे. टुडे आई एम गोइंग टू डिटेल अबाउट द फिजिको केमिकल कंपोनेंट्स, हाउ दे आर, व्हाट दे आर, and what all detail is going to be covered. Talking about this thing and moving on to our very first slide, the key factors that lead to so much variation in physical and chemical condition of different habitats are the biotic factors and abiotic factors, where the major abiotic factors are temperature, water, light, and soil. On the other hand, we have major biomes of India: tropical rainforest, deciduous forest, desert, and sea coast. These are the major biomes of India. And why I am talking about these here is कि इस तरह के बायोम्स हमारे इंडिया में भी प्रेजेंट हैं जो कि मेजर बायोम है. उन वहां पे किस तरह के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि वहां के मेजर एबायोटिक फैक्टर क्या हैं. अलोंग विद दैट वहां पे किस तरह की बायोटिक कंपोनेंट इंटर रिलेशनशिप हो रही है, किस तरह के बायोटिक कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट हैं, कैसे पैथोजेंस हैं, प्रीडेटर्स हैं, कंपिटिटर्स हैं, पैरासाइट्स हैं, और वो वहां पे कॉन्स्टेंटली कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं. अलोंग विद दैट हमने ये अज्यूम कर लिया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नेचुरल सिलेक्शन हुआ एंड दे इवॉल्व्ड एडेप्टेशंस. उनमें एडेप्टेशंस आ गई, इवोल्यूशन हो गई एडेप्टेशन की उनके अंदर ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, ताकि वो अपने हैबिटेट में सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकें. लेकिन इन बातों का ख्याल रखते रखते ऐसे कौन से फैक्टर रहे, उन फैक्टर्स ने उनके ऊपर क्या असर डाला,
किस तरह के ऑर्गेनिज्म उन फैक्टर्स में थ्राइव कर पाए, सरवाइव कर पाए, और क्या मेजॉरिटी पोर्शन उन फैक्टर्स ने कंप्लीट हैबिटेट को कवर करने के लिए या उसके ऊपर इफेक्ट डालने के लिए कवर किया। इस सब के बारे में वी आर गोइंग टू रीड। तो कौन से दो फैक्टर्स हैं जो हमारे डिफरेंट हैबिटेट्स की वेरिएशन, फिजिकल या केमिकल कंडीशन जो है उसकी वेरिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? दे आर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। Talking about the very first biotic factor, that is temperature. And what is it? It is the most ecologically relevant environmental factor. Temperature is the most ecologically relevant environmental factor. कैसे? क्योंकि देखो टेम्परेचर आपकी बहुत सारी चीजों को अफेक्ट कर रहा है. On that basis, you are even classified. You can be cold-blooded, you can be warm-blooded. You can be poikilotherms, you can be hexotherms, and just like that there are many more terms. तो इसीलिए टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम आज अभी यहाँ रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन हरियाणा. When we will move on to हिमाचल प्रदेश, we will find decrease in temperature. वहाँ की conditions, वहाँ का vegetation, वहाँ के fruit vegetable जो इस टाइम पे लग रहे हैं, they could be different. Further moving on to the more heights, लेह लद्दाख हम चले जाएं, रोहतांग चले जाएं, you might find little snowfall, और वहाँ पे you would be having decrease in temperature conditions, or you feel some like little shortage of oxygen, क्योंकि when you go on heights तो आपके ब्लड में थोड़ा सा ऑक्सीजन का कमी हो जाता है ड्यू टू एलिवेशन. ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट गेट अफेक्टेड. उस बेसिस पे टेम्परेचर जो हमारा है वो इकोलॉजिकली रिलेवेंट, मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है. जो एवरेज टेम्परेचर है लैंड पे वो सीजनली वेरी करता है. कैसे? इट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. पोल्स की तरफ जाते हुए इक्वेटर से प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता है हमारा टेम्परेचर. अलोंग विद दैट जब आप प्लेन एरिया या ट्रॉपिकल डेजर्ट से माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो भी आपका टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता है. टॉकिंग अबाउट द पोल्स, पोल्स पे लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस या फिर हम उसको बोल सकते हैं सब जीरो टेम्परेचर होता है. सब जीरो, SUBZERO. Sub-zero levels of temperature are present in the poles. And if I talk about high altitudes, जहाँ पे high height होती है वहाँ पे you have more than 50 degree Celsius temperature. नहीं, sorry, not about that. On high altitudes you have less than 50 degree Celsius temperature, but on the other side अगर हम प्लेन्स या ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात करें तो वहां पे यू हैव मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इतना भी हो सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है. वहीं हम माउंटेन टॉप की अगर बात करें तो यू हैव लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सिमिलरली जो आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं वहां की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. These are the temperature variations जो जगह जगह पे अवेलेबल हैं. What is more important to remember is कि अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे या प्लेन एरिया से माउंटेन टॉप की तरफ जाएंगे तो आपका टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता है. वहीं पे अगर हम बात करें कुछ यूनिक हैबिटेट्स की, सच एज थर्मल स्प्रिंग्स या फिर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, अगर हम उनकी बात करें तो वहां पे एवरेज टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है. देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट lie in that range of temperature and they survive in that range of temperature. There are thermophilic organisms. Thermophilic means temperature loving organisms जो उतने high temperature पे भी survive कर लेते हैं. There are many bacterias that survive that high range of temperature. तो ये कुछ यूनिक हैबिटेट्स हैं जिसमें आप, मैं, हम जैसे लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सर्वाइव इन टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. But there are habitats like thermal spring and deep sea hydrothermal vents where
some bacteria, some thermophilic organisms do survive. अगर हम बात करें ऑन द बेसिस की अर्थ सरफेस पे जो आपका वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो कैसे चेंज होता है या वो कैसे लाई करता है, उसमें क्या फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उन दैट बेसिस lapse rate is a word that is used to consider the thermal gradient, that is 6.5 degrees Celsius per 1000 meter elevation. You have to remember this thing. This point needs to be remembered. ये आपको याद रखना पड़ेगा. This is the a figure कि जो आपका lapse rate है या vertical temperature gradient है over the earth surface, उसका वैल्यू है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर एलिवेशन. कहने का मतलब ये है कि हर 100 मीटर पे अगर आप एक क्लाइंब लेंगे तो देयर इज अ डिक्रीज बाय अबाउट 0.65 डिग्री सेल्सियस. 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर का मतलब क्या है कि अगर एवरी 100 मीटर पे आप चढ़ाई चढ़ेंगे, अगर हाइट पे जा रहे हैं, तो जो एयर टेम्परेचर है वो अबाउट 0.65 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा. ओके, सो देन यू हैव वर्ल्ड्स वेजिटेशन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर रेंजेस. Okay, before moving ahead to the world vegetation, I would like to tell you what is this lapse rate. You might be feeling curious about this thing कि हमने टर्म तो पढ़ लिया, but what is it? ये lapse rate एक ऐसा रेट होता है जिसपे टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हाइट इन एटमोस्फेयर चेंज कर जाता है. समझ रहे हैं? What is lapse rate? It is the rate at which temperature changes with height in the atmosphere. हाइट के साथ जब टेम्परेचर चेंज करता है उसका जो रेट है दैट इज नोन एज लैप्से रेट. अगर हम मतलब केमिकल कंडीशंस की, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपके पास एडियाबेटिक कंडीशंस होती हैं, तो वहां पे जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्से रेट है उसका वैल्यू होता है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राई एडियाबेटिक लैप्से रेट. That is a constant value 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. सो जस्ट लाइक दैट ये मतलब लैप्से रेट और वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट को हमको याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है. मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड्स वेजिटेशन दैट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर कंडीशंस. You have megatherms, mesotherms, microtherms, hecistotherms. What is this light मतलब last term? Hecistotherm. Hekistotherm. Hekistotherm. Hecistotherms. Then you have microtherms, mesotherms and megatherms. ये कुछ तरह के प्लांट्स या फॉरेस्ट या वेजिटेशन है जिसको इस टर्म से बुलाया जाता है. ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर प्रिवेलिंग देयर. जो मेगाथर्म्स हैं वहां पे थ्रू आउट द टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर हाई रहता है एंड वहां की डोमिनेंट वेजिटेशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मेगाथर्म्स की अगर हम बात करें then वहां पे throughout the year there is very high temperature and dominant vegetation is tropical rainforest. While talking about mesotherms, you have constantly increasing and decreasing temperature and tropical deciduous forest are present. कहने का मतलब है कि कभी इंक्रीज होगा टेम्परेचर, कभी कम होगा, अल्टरनेटिव चलता रहेगा, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, जस्ट लाइक दैट. ये कौन है? मीजोथर्म्स. देन यू हैव माइक्रोथर्म्स. माइक्रो को आप कैसे याद रखेंगे? माइक्रो का मतलब छोटा, छोटा का मतलब कम, तो देयर इज लेस टेम्परेचर प्रिवेलिंग. माइक्रोथर्म्स में कम टेम्परेचर होता है. माइक्रो कौन होते हैं? कम ना. माइक्रोस्कोप में किसको देखते हैं आप? जो छोटी ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको देखते हैं, तो मतलब कम टेम्परेचर वहां पे होता है. एंड वेजिटेशन उसकी आप कैसे याद रखेंगे? MI से माइक्रो, MI से मिक्स्ड. मिक्स्ड कॉनिफेरस ट्रीज. मिक्स MIC. माइक्रोथर्म्स की स्टार्टिंग कैसे हो रही है? MIC. जस्ट लाइक दैट मिक्स्ड कॉनिफेरस मतलब MI मिक्स
और कॉनिफेरस का सी, मिक्स हो गया ना, तो मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. देन टॉकिंग अबाउट हेकिस्टोथर्म्स. हेकिस्टोथर्म्स में वेरी लो टेम्परेचर होता है, वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज एल्पाइन वेजिटेशन. कौन सी वेजिटेशन होगी हेकिस्टोथर्म्स में? एल्पाइन वेजिटेशन. अगर मैं बात करूं कि और किस तरह की टेम्परेचर रेंजेस होती हैं, देन वी कैन टॉक अबाउट यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल. समझ रहे हैं? व्हाट इज इट? यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल. कहने का मतलब है ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट एंड थ्राइव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. It can be 20 to 50 degrees Celsius, it can be 15 to 30 degrees Celsius, different wide range of temperature हो सकती है. उनको जो टॉलरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, दे आर नोन एज यूरीथर्मल. फॉर एग्जाम्पल, रोजेज इन योर गार्डन, देयर माइट बी योर पेट कैट, पेट डॉग एंड टाइगर्स टू. On the other hand, you have stenothermal organisms that can tolerate and thrive only in a narrow range of temperature. And examples are penguin, croton, bougainvillea, and python. These are the croton and bougainvillea plants जो कि सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर ही टॉलरेट कर सकते हैं, उसी में वो थ्राइव कर सकते हैं. एंड देयर आर पेंगुइन्स दैट आर यूजुअली फाउंड इन पोलर एरियाज. Talking about the next abiotic factor, that is water. The productivity and distribution of plants is heavily dependent on water. अगर हम डेजर्ट्स की बात करें, इट इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट्स, वहां पे ओनली स्पेशल एडेप्टेशंस अगर होंगी प्लांट्स में तो ही वो इतनी लो वाटर कंडीशन में थ्राइव कर सकते हैं, बिकॉज वी नो डेजर्ट्स में स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज देयर. तो वो किस तरह की स्पेशल एडेप्टेशन चाहिए? देयर माइट बी डीप एंड फ्लैशी रूट्स. डीप एंड फ्लैशी रूट से क्या होगा? बहुत नीचे जो वाटर टेबल है, वेरी अंडरग्राउंड वाटर टेबल वहां पे काफी डीप होता है, तो उससे वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके प्लांट्स, उसके लिए दे हैव डीप और फ्लैशी रूट्स. देन दे कैन हैव लीव्स विद वैक्सी सरफेस, क्योंकि अगर वैक्सी सरफेस होगा, क्यूटिकुलर लाइनिंग उन पे होगी. क्यूटिकुलर लाइनिंग अगर प्रेजेंट है, वैक्सी सरफेस है लीव्स का, तो उस पे ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होगा. ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर लॉस भी कम होगा. या फिर हो सकता है कि लीफ का लेस सरफेस एरिया हो. अगर लेस सरफेस एरिया है तो भी उनको जो पानी है वो कम एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी. देन अगर हेयरी लिव्स हैं, हेयरी लिव्स होंगे तो क्या होगा? उससे जो सनलाइट एंड ऑल है वो उनके ऊपर कम पड़ेगी. अगर कम पड़ेगी तो टेम्परेचर का असर कम होगा. अगर टेम्परेचर का असर कम होगा, सनलाइट कम रहेगी, तो उनको ट्रांसपिरेशन कम करना पड़ेगा. ज्यादा ट्रांसपिरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा, तो वाटर लॉस भी कम होगा. देन हो सकता है थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स हो. अगर थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स होंगी तो भी उस केस में भी उनको वाटर एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम करना पड़ेगा और वाटर लॉस भी कम होगा. इस तरह की स्पेशल एडेप्टेशंस आर नीडेड इन द प्लांट्स दैट आर लिमिटेड इन डेजर्ट्स, दैट मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिजम्स टू लिव देयर. लेकिन हम ऐसा सोचते होंगे, किसी को ऐसा लगता होगा कि जो ओशियंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वहां पे तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी वाटर के कारण. रीजन बीइंग, वहां पे तो मतलब बहुत सारा पानी प्रेजेंट है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. I have written that do organisms living in ocean, lake, river face any water related problem? So the question to this answer is that yes, they also face such problems. And how do they face problem? See the picture on right hand side. There can be inland waters, sea and hypersaline lagoons. ये अगर हम बात करें तो ये वाटर बॉडीज हैं. इनलैंड वाटर्स में जो आपका साल्ट कंसेंट्रेशन है, दैट इज मेजर्ड इन सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000. वाटर में जो साल्ट कंसेंट्रेशन है वो इनलैंड वाटर में लेस देन 5 रहना चाहिए. सिमिलरली सी वाटर की अगर हम बात करें तो 30 to 35 रहना चाहिए इन इन पार्ट्स पर 1000. ओके. एंड ये जो मेजरमेंट है 30 to 35 लेस देन 5, ये पार्ट्स पर 1000 में है. सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000. तो इनलैंड वाटर में लेस देन 5, सी वाटर में 30 to 35 एंड हाइपर सैलाइन लेगून्स में मोर देन 100 साल्ट कंसेंट्रेशन शुड बी प्रेजेंट इन वाटर. तभी वहां पे ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट कर पाएंगे.
दिस इज द सैलिनिटी कंडीशन रिक्वायर्ड। उसके अलावा अगर कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, वो बहुत कम ज्यादा हो जाता है, तो ऑर्गेनिजम्स को उससे प्रॉब्लम आएगी। इसके बारे में मैं आपको आगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगी, तो वहां से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या कि देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर देते हैं, जैसे यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म, मोली है, ग्रीन क्रैब इज देयर, सैल्मन फिशेस हैं, ईल्स हैं, दे कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, इसीलिए दे आर नोन एज यूरी हेलाइन। बट देयर आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी ओनली। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड फिश, एटलांटिक स्टिंगरे, दीज आर स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो जो फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं ना, वो बहुत लंबे टाइम तक सी वाटर में नहीं रह सकते। सिमिलरली सी वाटर वाले बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, क्योंकि उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाता है। यही दिस इज द पॉइंट, साल्ट कंसेंट्रेशन एक रिक्वायर्ड जो मेजर्ड वैल्यू है उसी में आपको चाहिए होती है, क्योंकि उसके ऑर्गेनिज्म उसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बने हैं। उसमें अगर आप चेंज कर देंगे तो वो वहां पे थ्राइव नहीं कर पाएंगे। Then you have next point of light. What is the visible range of light? Visible range of light is 400 to 700 nanometer, जिसमें से PAR is also in 400 to 700 nanometer. What is this PAR? PAR means photosynthetically active radiation. What is PAR? Photosynthetically active radiation. इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे व्हेन वी विल रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर नॉर्मली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि व्हाट इज इट, तो ऐसा पोर्शन आपकी सनलाइट का जिसका वेवलेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर हो, एंड उस लाइट स्पेक्ट्रम के उस पोर्शन को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकें, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार। इसका रेंज क्या है? 400 टू 700 नैनोमीटर। अब इसके अबव और बिलो भी लाइट की कंडीशंस होती हैं, दैट कैन बी आईआर एंड यूवी, दैट इज इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट। टॉकिंग अबाउट अल्ट्रावायलेट, यू हैव यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी। उसकी रेंजेस आर रिटन 320 to 400 nanometer for A, 280 to 320 for B and 100 to 280 for UVC। लाइट की इंटेंसिटी आपके लैटिट्यूड और टाइम ऑफ डे के साथ वेरी करती है। ऑफ कोर्स आप मॉर्निंग में उठेंगे, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है व्हेन जस्ट सनराइज, एंड इवनिंग में रात तक आते आते लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, डार्कनेस अकर्स। उसके साथ साथ लैटिट्यूड के हिसाब से भी डिपेंड करता है। व्हेन यू कैन विजुअलाइज द मैप एंड ग्लोब, तो लैटिट्यूडनल लैंगिट्यूडनल एंगल्स होते हैं, उसके हिसाब से कहीं पे सन राइज जल्दी होगा, कहीं लेट होगा। यू वुड हैव स्टडीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन ज्योग्राफी। उस सब के हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी वेरी करती है। देन यू हैव फिनोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिनोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब पीरियोडिक लाइफ साइकिल इवेंट्स, जैसे कि फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, इन सब चीजों के लिए भी किसकी जरूरत है? लाइट की। अब ऐसे में द प्लांट्स दैट ग्रो इन हाई लाइट, दे आर नोन एज हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स का मतलब है सन लविंग प्लांट्स, वो हाई लाइट कंडीशन में ग्रो करते हैं, सन लविंग प्लांट्स आर देयर। एंड लो लाइट कंडीशन में देयर आर स्कायोफाइट्स। what are skyophytes and what are heliophytes? This is an important term for competitive exams. स्कायोफाइट्स आर शेड लविंग प्लांट्स, उनको शेड में ग्रो करना पसंद करता है, लो लाइट कंडीशन में दे लव टू ग्रो, ठीक है। एंड व्हाट आर हीलियोफाइट्स? दैट लव टू ग्रो इन सन लविंग कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यू might have seen some plants such as Taxiphyllum, or there is a bryophyte known as Java moss। तो जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं, या फिनेरिया है, ये सब लो लाइट कंडीशन में ग्रो करते हैं। या फिर hornworts आर देयर, ये लो लाइट कंडीशन में ग्रो करते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट हीलियोफाइट्स, देन यू हैव जो आपका गोल्ड मोस इज अ प्लांट। मेरे को अभी ऐसा याद आ रहा है कि देयर इज अ प्लांट नेम्ड एज गोल्ड मोस, एक ही आई रिमेम्बर।
तो वो these are sun loving plants. Sunflower is there, very common example, sunflower, that is heliophyte. Many species of small plants, herbs and shrubs growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by. ये है adaptation की बात. बहुत सारे ऐसे small plant होते हैं, herbs या shrubs होते हैं जो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं और उनको आदत पड़ जाती है बहुत कम लाइट में फोटोसिंथेसाइज करने की. रीजन बीइंग वहां पे कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट प्रेजेंट होती है. कहने का मतलब है छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे वहां पे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो सबसे पीछे छुपे हुए स्मॉल प्लांट स्पीसीज हैं उनको आदत हो जाती है अंडर द शेड ग्रो करने की. तो दे अडप्ट फॉर दैट लाइट टेम्परेचर कंडीशन. सिमिलरली देयर आर सम एनिमल्स जिनके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर देयर डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस. तो अगर लाइट इंटेंसिटी या ड्यूरेशन में चेंजेस होते हैं, वेरी होते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत सारे एनिमल्स की फॉरेजिंग एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज चेंज करती रहती हैं. देयर आर माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन. तो वो क्या है, टेम्परेचर कंडीशंस को देखते हुए ही दे माइग्रेट. Then you have last point. Last point is soil. That is another abiotic factor where I have talked about the whether mineral rock particles, organic matter, living can orbit or dead, they are constituted inside the soil. There is water, there is soil in the soil composition. अगर सैंड, सिल्ट और क्ले की बात करें तो उनका डायमीटर रेंज आई हैव रिटन 0.05 to 2 mm for sand, 0.002 to 0.0005 mm for silt. Like that, you have to memorize these things कि कितना किसका कितना डायमीटर होना चाहिए. This is a cramming portion. इनके रिलेटिव प्रोपोर्शन को we call as soil texture. सोयल टेक्सचर का मतलब क्या है, इनका रिलेटिव प्रोपोर्शन, कितना क्ले, कितना सिल्ट, कितना सैंड प्रेजेंट है एक दूसरे के कंपैरिजन में, दैट इज नोन एज सोयल टेक्सचर. Talking about the organic matter, you have living biomass, detritus and humus. Humus क्या होता है, that is amorphous colloidal mixture of complex organic substances. Again in humus you have humic and non-humic substances. I have made a list of it. क्या क्या नॉन ह्यूमिक होते हैं, क्या क्या ह्यूमिक होते हैं. जो भी एंड प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन के बाद आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के, दैट आर ह्यूमिक सब्सटेंसेस. जो भी आपके प्रोटीन, लिग्नेंस एंड ऑल हैं, दे आर नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस. देयर इज ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर इस डिकम्पोजिशन वाले पोर्शन में जो ह्यूमिक की मैं बात कर रही हूँ, एंड दे आर डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंसेस. On the other hand, talking about the detail of fraction of humic substances में क्या क्या चीजें होती हैं, humic acid, fulvic acid and humine, and this humine is most insoluble proportion. Sometimes question has come in the exam, what is humine? So humine is a fraction of humic substance that is the most insoluble form. Then you have soil air that is present in pores of soil. उसमें water नहीं होता है, and oxygen and carbon are usually composition of soil air. It constitute about almost 30% of soil volume. You have soil profile. ये सब चीजें you have already read in detail in 9th and 10th class. What is soil profile and all. कि रिलेटिव थिकनेस जो होता है ओरिजिन्स का वो वेरी करता है क्लाइमेट और टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग. यू हैव ऑर्गेनिक लिटर, यू हैव रिच इन ह्यूमस और डार्क इन कलर कंपोजिशन, मैक्सिमम जोन ऑफ लीचिंग होता है. दीज आर द थिंग्स इन सोयल प्रोफाइल. यू मस्ट मेमोराइज दिस थिंग्स. ये सब आपने पढ़ा भी है, बट स्टिल इफ यू वांट मी टू डिटेल दिस थिंग देन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल देन लेटर ऑन डील विद दिस थिंग्स. सो वी आर डन विद द 4 एबायोटिक फैक्टर्स. वहां पे कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे थ्राइव करते हैं, कैसी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में वो क्या उनका कंपोजिशन रहता है, कैसे सर्वाइवल लेते हैं और क्या उनमें एक्सेप्शंस होती हैं. नाउ वी विल बी डीलिंग अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. दैट इज each organism has an invariably defined range of condition that is can tolerate diversity in the resource it utilize and a distinct functional role in ecological system, जिसको हम बोलते हैं niche. In old NCERTs this point has not been covered. उसके बाद इसको extra points में cover किया गया था, and now in new NCERTs they have already written about niche.
दिस इज द, क्या होता है नीश, कि किस तरह का आपका कंपोजिशन है, आप एक डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन को आप टॉलरेट करते हो, वहां पे जो रिसोर्सेज है उनको कैसे यूटिलाइज करते हो, हैबिटेट में आपका क्या रोल है और क्या कंपोजिशन है, उस सब को बोलते हैं नीश। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। देयर वुड बी शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, और उसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल, वहां पे आई विल टॉक अबाउट नीश इन डिटेल। एंड दिस इज अगेन, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि सैलिनिटी की कंडीशंस वाटर में किस लिए इफेक्ट करती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेश वाटर एनिमल हैं जो ज्यादा टाइम तक सी में नहीं रह सकते, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम का, क्योंकि उनको दे विल फेस ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। एंड नाउ the surprise feature of the day. Today we have National Asparagus Day. Its scientific name is Asparagus officinalis. This day is celebrated because in the areas where asparagus grow so well, वहाँ पे this is the time of season जब asparagus grow करता है freshly, और इसकी vegetable as well as medicinal properties होने के कारण this day is celebrated to eat फ्रेश एस्पैरेगस, बिकॉज दिस इज अ टाइम जब वहां पे वो पूरी तरह से ग्रो कर जाता है। एंड उसमें डायोरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इट मींस इट इंक्रीजेस द यूरिन प्रोडक्शन, इसीलिए इट इज यूज इन द पीपल जिनको इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन के that is very necessary for your coagulation of blood, and calcium binding properties को control करने के लिए in your bones and joints, all these things. And its growth rate is so high that could be as high as 1 inch per hour. And then you have another day, that is National Brothers Day. You have to shower love on them. This is not just only a single day जब आपको अपने भाई के साथ celebrate करना है. It can be brother या sister, किसी के साथ भी celebrate करना है. Of course we fight with them, but we should hug them tight. We should share love and tear एंड रिमूव ईच अदर्स फियर. हमको हर रोज एक दूसरे के ऊपर ये बात दिखानी है कि हाउ मच दे मीन टू अस. फाइन. So we have a YouTube videos. You go through it, make your proper notes, and prepare for your exams. Happy learning. Thank you.